नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मामला अब भी गर्म है। 5 दिन हो गए हैं। हम फिर कह रहे हैं कि किसी को भी माफिया अतीक और अशरफ की करतूतों को देखते हुए उनके किसी भी गतिविधि से, जो इनकी गतिविधि रही है, उससे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और आगे चल के हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों ने और इस परिवार ने आतंक फैलाया। अतीक पर 100 से ज्यादा और अशरफ पर 50 से ज्यादा केस थे। हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन कब्जा करने जैसे कई गंभीर मामलों में ये दोनों आरोपी थे। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अपराधी कोई भी हो, मामला जब न्यायालय की चौखट पर पहुंचता है तो इस तरह पुलिस हिरासत में किसी की भी सरेआम हत्या करना जायज नहीं ठहराया जा सकता। और आज फिर से उस शब्द को दोबारा हम यहां पर प्रयोग में लाएंगे, जो कि हम पिछले 5 दिन से ला रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन इस देश में चलना चाहिए, वरना कानून का इकबाल खत्म हो जाएगा, पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा। गैंगस्टर से गैंगस्टर को अगर आप मरवाएंगे और उसमें वाहवाही लूटेंगे तो फिर कानून का राज, रूल ऑफ लॉ कभी नहीं बन सकता। और कानून का शासन इस बात की इजाजत नहीं देता है। इन लोगों से हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो हुआ उससे भी हमदर्दी नहीं। न्याय देने का काम माननीय न्यायपालिका का होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र का यही कायदा है और यही कायदा रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की सुरक्षा में क्या क्या खामियां थीं, जिनका शूटरों ने फायदा उठाया। यही पता करने के लिए आज प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर कई घंटे तक यह सीन चलता रहा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फुल फ्रेम जरा इसको दिखाते हैं ताकि आप ये सीन देख सकें। यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि अस्पताल के ठीक कुछ कदम दूर हत्याकांड को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। यहीं पर बीते शनिवार रात करीब 10 बजे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 3 शूटरों की ताबड़तोड़ गोलीबारी का शिकार हुआ। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हत्या के समय की परिस्थितियों को करीब से समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, यानी कि जो 5 दिन पहले हुआ, जिसकी बाय द वे तस्वीरें हैं, क्योंकि सारी चीजें तो फिल्म हो रही थी। वहां तो पुलिस वाले भी थे, वहां कैमरा वाले भी थे, और तो और ये जो शूटर थे, इन्होंने ट्रेनिंग ली मीडिया वालों में किस तरीके से घुल मिल जाएं और मीडिया वाला कैसे बने। सोचिए, गैंगस्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं एक दूसरे को कि मीडिया वाला कैसे बने एक क्राइम करने के लिए। आगे उस पर विस्तार में और बात करें। तो वो क्या परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों को तैयार कर रहे ये जानने की कोशिश की पुलिस ने कि पुलिस हिरासत में दोनों की सुरक्षा में क्या खामियां रह गई थीं, जिसके चलते हत्यारे दोनों के इतने करीब आ पाए। इसके लिए अतीक और अशरफ के डील डॉल जैसे 2 युवकों को भी उनकी ही तरह के कपड़े, सफेद कपड़ों को सिर पे साफा बांधकर ले आया गया और बिल्कुल एकदम वैसे ही हथकड़ी लगाए एसआईटी की टीम उन्हें लेकर के अस्पताल के पास पहुंची, जैसे शनिवार रात को पहुंची थी। यही नहीं, नकली मीडिया वाले भी सवाल पूछते हुए नजर आए। इसी दौरान मीडिया कर्मी बनकर आए नकली हमलावर ठीक उसी तरीके से उसी जगह से पुलिस के घेरे में घुसे और नकली अतीक और नकली अशरफ पर उसी एंगल से उन्होंने गोलियां चलाई, जिस एंगल से असली शूटरों ने चलाई थी। हत्या के बाद जैसे अतीक और अशरफ जमीन पर गिरे थे, बिल्कुल वैसे ही वो 2 युवक जमीन पर गिर गए। बाकी पुलिसकर्मी उन पुलिस वालों की तरह खड़े हैं जो अतीक और अशरफ के चारों ओर मौजूद थे। इस पूरे क्राइम सीन की रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आज जब यह क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, तो उस समय फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हत्या की न्यायिक जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के तीनों सदस्य भी वहां पर काफी देर तक मौजूद रहे और परिस्थितियों की काफी करीबी से उन्होंने पड़ताल की। बाकायदा डमी अशरफ और अतीक को ठीक वैसे ही अस्पताल लाया गया कॉलविन, जैसे कि उस रोज़ उनको हथकड़ी लगा के लाया गया था।
वहाँ पर डमी मीडिया पर्सन्स भी मौजूद थे जिन्होंने सवाल पूछे, और वहीं पर डमी हमलावर भी मौजूद थे जिन्होंने मीडिया वाला बन करके अतीक और अशरफ पर फायरिंग की। इस पूरे क्राइम सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पहले हमें ये बताया गया था कि तीनों हमलावर जो कि पुलिस हिरासत में हैं, लवलेश, सनी और अरुण को भी इस क्राइम रिक्रिएशन के लिए लाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में ये पूरा प्लान बदला गया और डमी हमलावरों का ही क्राइम सीन के रिक्रिएशन में इस्तेमाल किया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश ने माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी की मदद करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब आते हैं हम 12 सवाल कल हमने पूछे थे, वो अभी भी 12 के 12 वैसे ही हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी हुई। लवलेश की पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इन सभी को उत्तर प्रदेश के बांदा के रेलवे स्टेशन से केस की जांच कर रही एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक स्थानीय पत्रकार है और ऐसा बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि इन लोगों ने, ये जो 3 आज गिरफ्तार हुए हैं बांदा से, इन लोगों ने लवलेश तिवारी को सिखाया कि कैसे पत्रकार बना जाए और बनकर अतीक और अशरफ के करीब कैसे जाया जाए, कैसे मीडिया की तरह आप पीछे 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 घूमें ताकि किसी को शक ही ना हो, ऐसा लगे कि आप तो कैमरा लिए ट्रैक कर रहे हैं, आप तो अपनी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कि कोई एडिटर है जो डांट लगा रहा होगा कि अच्छा एक्सक्लूसिव ले करके आओ, आप उस तरीके से काम कीजिए। असली मकसद तो गोली मारना था, लेकिन मीडिया वाला बंद करके कैसे गोली मारे, सोचिए। तो ऐसे लग रहा है कि कोई नई ओटीटी सीरीज आ रही है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने लवलेश को कैमरा खरीदने में भी मदद की, आई कार्ड बनाने में मदद की कि एकदम मीडिया वाले लगें, एक माइक खरीदवाया। लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि लवलेश तिवारी बाकी दोनों शूटरों सनी सिंह और अरुण मौर्य के संपर्क में किस तरीके से आया। यह कैसे हो गया कि 3 लोग वहां पहुंचे, तीनों एक साथ किसके कहने पर आए हैं। और हम फिर उसी सवाल पर लौट रहे हैं जो सवाल हमने कल पूछा कि इतना बड़ा हत्याकांड बिना किसी मास्टर स्ट्रेटजी और मास्टर माइंड के रचा जा सकता है क्या? ऐसे ही थोड़ी आप 3 लोग बटोर करके और आप एकदम से प्लान बना लें कि पुलिस को यह पता चले कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उससे प्रभावित थे और इन्होंने कर दिया। ऐसे नहीं होती हत्याएं। आप चाहें भी तो बंदूक ऐसे ही नहीं चला सकते, आपको सीखना पड़ेगा कि उसको डॉक कैसे करना है, लोड कैसे करना है, मैगजीन कैसे लगानी है। यह सब भी अपने आप में, अब और कोई शब्द नहीं आ रहा, लेकिन यह भी कला है, एक हुनर है जो सीखना पड़ता है। आप यूं ही नहीं बंदूक तान सकते, और वो भी 7 लाख की बंदूक। अभी तक यह कहा जा रहा था कि तीनों शूटरों ने अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए अकेले इस हत्याकांड का अंजाम दिया, लेकिन 3 और आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद अब लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तो बार बार हम वही बात दोहरा रहे हैं जो पुलिस नहीं बताना चाह रही है। 5 दिन से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है कि मास्टरमाइंड कौन है। और पुलिस से तो जो सवाल हैं वो हैं कि सुरक्षा का घेरा इतना छोटा क्यों। पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो जब सुपारी आप लेंगे तो जाहिर सी बात है किसी और ने ये षड्यंत्र रचा है। तो कई सारी परतें हैं जो अभी भी खुलनी बाकी। तो एक और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में मौत की जांच चल रही है। तो उधर यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में 10 लोगों के नाम हैं। इससे 6 की अभी तक मौत हो चुकी है। 10 में से मैं उमेश पाल की हत्या की बात कर रहा हूं। ये हैं अतीक अहमद, अशरफ, अतीक का बेटा असद, अरबाज, विजय चौधरी उस्मान और गुलाम। ये लोग मर चुके हैं। ये सभी अलग अलग पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बाकी 4 आरोपी अब तक फरार हैं। इसमें से प्रमुख हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, ये सब की पुलिस की तलाश है।
उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी से मिल सकती है तो वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो अभी फरार है। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही। पिछले 2 दिन में कौशांबी जिले में बड़ेथा और हटवा इलाकों में पुलिस ने उसकी तलाश में दबिश दी है, यानी कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहां हो सकती है शाइस्ता परवीन। इसके अलावा प्रयागराज के राजरूपपुर, चकिया, कसारी मसारी और बमरौली इलाकों में भी पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ जगहों पर दबिश देने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया और वो लगातार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है। कामयाबी हाथ नहीं लगी। शाइस्ता हमले में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी और यूपी पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड में से एक घोषित करते हुए उसकी जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। कुछ सूत्र कह रहे हैं कि शाइस्ता को आखिरी बार प्रयागराज में एक टैक्सी में देखा गया था और पुलिस अब ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क कर रही है कि भला वो कौन ट्रैवल एजेंट हो सकता है जिसने उसको टैक्सी दी और टैक्सी लेके वो कहां चली गई। पुलिस को शाइस्ता की आखिरी तस्वीर जो मिली है वो उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले की है। एक सीसीटीवी तस्वीर है जिसमें शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी साबिर के साथ जाती हुई दिख रही है। साबिर फरार है। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की प्रमुख आरोपी। शाइस्ता ने अतीक के संबंधों का फायदा उठाते हुए, ऐसा पुलिस का मानना है, 3 हथियारों के लाइसेंस हासिल किए, यानी कि 3 जो हथियार थे उसके लाइसेंस उनके नाम पर थे, जिनमें से एक आधुनिक राइफल है और 2 पिस्तौल हैं। इसके लिए नकली पतों का इस्तेमाल किया गया। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद, पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के सुपुर्द खाक के दौरान भी नहीं मौजूद थी, यानी कि वो जो लास्ट राइट्स होती हैं उसमें भी मौजूद नहीं। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि शाइस्ता परवीन कहां। आरोप है कि जब भी अतीक और अशरफ जेल जाते थे तो शाइस्ता परवीन उनकी जगह गैंग का ऑपरेशन संभालती थी, ऐसा आरोप है। 50 साल की शाइस्ता 12वीं पास है। अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक असद को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भागते वक्त झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। 2 बड़े बेटे पहले से जेल में हैं और 2 छोटे बेटे सुरक्षा के लिए सरकारी बाल गृह में रखे गए। शाइस्ता एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी। सन 96 में जब अतीक अहमद ने शाइस्ता से शादी की तो वो अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित कर चुका था। शुरू में शाइस्ता परवीन घर के कामों तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में अपने पति के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। ये बड़ा सवाल है कि शाइस्ता वकील उमेश पाल की हत्या में कैसे सामने आई, क्या रोल रहा है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता अपने पति अतीक से मिलने गुजरात के साबरमती जेल गईं, जहां दोनों के बीच राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने पर बात हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी यह बात सामने नहीं आई, अदालत ने साबित नहीं किया। मैं बार बार यह चीज बोल देना चाहता हूं यहां, यह अदालत द्वारा प्रमाणित तथ्य नहीं है, पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी, गलत भी हो सकती है। इसके लिए आगे चलते हैं। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से एक फोन और सिम कार्ड जेल में उसे पहुंचाने को कहा। अतीक ने शाइस्ता को उस पुलिस कांस्टेबल का नाम भी बताया जिसे यह फोन और सिम कार्ड दिया जाना था। कुछ दिन बाद फोन अतीक अहमद के पास पहुंच गया, यह पुलिस ने जानकारी दी। अब इस फोन के जरिए अतीक ने शूटर से बात की और हमले की साजिश तैयार की। जीशान नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर ने भी आरोप लगाया है कि शाइस्ता ने अतीक द्वारा मांगी जा रही रंगदारी के लिए उसे भी कई बार धमकाया था। उमेश पाल की हत्या के बाद से वो पुलिस से बच रही थी। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता के खिलाफ 4 केस हैं, 1 हत्या और 3 धोखाधड़ी। शाइस्ता भी सियासत में उतरी। सितंबर 2021 में
AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में वो शामिल हुई और फिर इसी साल जनवरी को बीएसपी में शामिल हुई। जी हां, ये वही बीएसपी है जिस पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि पहले आप क्रिमिनल्स का फायदा उठाते हैं, उसके बाद हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि नहीं ये क्रिमिनल्स जो हैं हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, फिर आप क्रिमिनल्स को रॉबिन हुड घोषित करते हैं। ये हमने कई बार रिपोर्ट भी किया। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के मेयर चुनावों के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश में थी, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद बीएसपी ने शाइस्ता से दूरी बनाई। शाइस्ता परवीन ही नहीं, इन दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस एक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की भी गिरफ्तारी की कोशिश में है। अफशा अंसारी फरार हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। यूपी के मऊ के दक्षिण टोला पुलिस थाने में गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एक केस दायर हुआ है और इस केस में पुलिस को अफशा अंसारी की तलाश है। एक स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में अफशा अंसारी और उसके पति मुख्तार अंसारी का वारंट भेजा हुआ है। यही नहीं, गाजीपुर जिले में दर्ज एक केस में अफशा अंसारी की पुलिस को तलाश है। गाजीपुर पुलिस ने जिन 12 वांछित अपराधियों की लिस्ट जारी की है उसमें से एक नाम अफशा अंसारी का भी है। वाराणसी के डीआईजी ने उसका सुराग देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के एक करीबी अपराधी जाकिर हुसैन का सुराग देने वाले को भी 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। आपको फिर बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल नवंबर 2005 के चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी है। 2005 में मई में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में जब वो जेल में था तो उसने अपने भाई को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से हराने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश बनाई। 29 नवंबर 2005 को हुए इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौत हुई और यह हत्याकांड भारतीय राजनीति के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक है। हमने इसकी कुछ जानकारी आपको कल दी थी। तब हत्यारों ने एक सकरे पुल के पास कृष्णानंद राय के काफिले को घेर कर AK-47 राइफलों से करीब 400 राउंड गोलियां चलाई। हमने आपको कल भी बताया था कि 21 गोलियां कृष्णानंद राय को मारी गई। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी और 29 अप्रैल यानी कि अब से ठीक 9 दिन बाद गाजीपुर की एक MP MLA कोर्ट को इस केस में फैसला सुनाना है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ। इस केस में ही 29 अप्रैल को गाजीपुर की ये जो विशेष अदालत है ये अपना फैसला सुनाएगी। पहले से ही फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन अब ये 29 अप्रैल तक टल गया। तो कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह अपराध और राजनीति के गठजोड़ का इस्तेमाल कर माफिया मुख्तार अंसारी ने ईमानदार अफसरों को परेशान किया हुआ था। उसकी नापाक हरकतों को छुपाने के लिए उसके सियासी आका यानी कि राजनीतिक बॉस अपने ही जो अफसर हैं उन पर दबाव बनाते थे। ऐसा अफसर आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। और वो अफसर उन अफसरों पर जो जवाब में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पुलिस के अपने ही लोग अपने ही लोगों पर दबाव बना रहे थे। कल में कैसा अफसर आपके पास लेकर के आए थे? ये थे डीएसपी शैलेंद्र सिंह। उनका हमने आपको इंटरव्यू सुनाया, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर पोटा का कानून लगाया और उन्होंने इसी चैनल पे आकर के अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया। पिछली सरकारों में उनको पद छोड़ना पड़ा, इतने प्रताड़ित हो गए। बाद में उन्होंने ये भी बयान दिया कि मेरी जगह कोई कमजोर दिल का होता तो आत्महत्या कर लेता, इतना दबाव पड़ रहा था राजनीतिक आकाओं से और यूपी पुलिस के अपने ही अफसरों से, बॉसों से। अब उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी, वो राजनीति में आए नहीं। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी, अब वो जैविक खेती करते हैं और आजीविका चला रहे हैं।
आज हम आपको एक और ऐसे ही अफसर की दास्तान दिखाने जा रहे हैं। यह अफसर नैनी जेल में तैनात पूर्व डीएसपी कैप्टन सुशील कुमार पांडे हैं, एसके पांडे। माफिया डॉन अतीक अहमद जब नैनी जेल में बंद था तो उसने इन्हें धमकी दी थी कि वो 15 दिन में के अंदर अपना ट्रांसफर नैनी जेल से बाहर कर ले, नहीं तो उन्हें इतनी गोली मारेंगे कि पोस्टमार्टम के लिए शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं। एसके पांडे डीआईजी पद से रिटायर हो चुके हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, मीडिया में हमने आपका स्टेटमेंट देखा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जब आप नैनी जेल के डीएसपी थे तब अतीक उस जेल में बंद था और आपको उसने मारने की धमकी दी। आप बताना चाहेंगे जरा डिटेल में कि क्या बोला था अतीक अहमद ने? मेरे साथ उनकी जो है थोड़ा सा हीटेड डिस्कशंस हुए थे ऑन एन इशू। जब मैं वहाँ पे नाइट राउंड पे गया हुआ था तो उनके कुछ लोग जो थे वो एक जो हॉस्पिटल बैरक हमारी थी उसमें बैठ करके रात को 2-2:30 बजे का टाइम था और वो जुआ खेल रहे थे, दे वर गैम्बलिंग। तो वहाँ पर मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया था, तो मैंने उनका वो लोगों को वहाँ से फिर हटाया भी और सब कुछ किया था और विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, वो उसको पसंद नहीं आया। तो ही केम टू माई ऑफिस, ही आस्क्ड, मैंने आस्क्ड एज पर द चैनल, ही वांटेड टू कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आना चाहते थे। मैंने बुलाया, मैंने कहा ठीक है लेके आओ उनको। तो देन वो ये मेरे से बोलने लगे कि आपने हमारे आदमियों को, आपके कैदी ने एक एक थप्पड़ मार दिया, तो ऐसा क्यों है जब आप जो है आपको देखना चाहिए कि वो मेरे आदमी हैं। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि ये मेरे आदमी क्या होता है? तुम्हारे आदमी है तो जुआ खेलेंगे यहाँ पर बैठ करके, वो यहाँ ताश खेलेंगे और रात को 2:30 बजे, सोने का टाइम है जेल का, सवेरे जेल खुलता है और आप कह रहे हो कि हमारे आदमी थे उनको थप्पड़ क्यों मार दिया? बोले कि अगर आप मारते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, जो वहाँ पे कैदी है उसने कैसे उसको मार दिया? मैंने कहा ये एक सिस्टम है, मेरा मारपीट करने का कोई इरादा नहीं था, बट जेल में इट इज सिंपली अ वार्निंग और कोई चीज़ नहीं थी। तो इस पर ही बात बढ़ने शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते फिर वो थोड़ा और ज़्यादा नाराज़ होने लगे और उन्होंने वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 30 दिन का समय देता हूँ और आप अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा लीजिए, और अगर नहीं ट्रांसफ़र कराएंगे तो मैं इतनी गोलियाँ चलवाऊंगा आपके ऊपर कि आपका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। पांडे जी, अतीक अहमद ने आपको मारने की धमकी दी जैसे कि आप बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बाद में भी ये टेंशन बना रहा? नहीं, उसका जो है उसके बाद में फिर हमारी उनकी बात हुई 2-3 दिन बाद, वो आगे फिर हमसे मिले, वो मिल के उन्होंने हमारे घर के बारे में, हमारे, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला था, तो मेरे फादर उस समय सर्विस में थे, मेरी सिस्टर वाज टीचिंग समवेयर इन अ डिग्री कॉलेज, तो उन्होंने उस सब चीज़ का पता लगाया कि इनका घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो जब वो सारी चीज़ उसको पता लग गई, उसने मेरे को बताया कि आपके घर में मैंने सब पता लगा लिया, कौन कहाँ है, कैसे रहता है। तुमने कहा क्या करना चाहते हो, इसके आगे तुम्हारा प्लान क्या है? बोला नहीं साहब, कोई प्लान नहीं है, मुझे कुछ आपके बारे में गलतफहमी हो गई थी, मैं सोच रहा था कि आप इस तरह से जो है वो थोड़ा सा अपना टेरर यहाँ बना करके और यू वांट टू हैव सम डील विद मी। तो मैंने कहा नहीं, डील वील करना होता तो हम सीधे बात करेंगे, उससे मारपीट और ये सब और इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे इससे क्या फ़ायदा होता, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमको मेरे से सीधे पूछना चाहिए था, साहब क्या बात है, आप क्या चाहते हैं, कुछ हमसे आपकी उम्मीद है, कुछ है। तो फिर थिंग्स वर क्लैरिफाइड, उनको भी समझ में आएगा। इस सर हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए जो हो गया है, एंड लेट अस फॉरगेट, हम लोग भूल जाएं जो भी चीज़ हुई है और आगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो आप चाहेंगे, जैसा आपके नियम है, जो जेल के नियम है, उनका मैं पालन करूंगा। अपने लोगों से भी कहूंगा कि वो सब यहाँ पर आपके जो नियम हैं उसके अनुसार हम यहाँ काम करेंगे। और उसके बाद हमारा उनका कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, कोई ऐसा झंझट नहीं हुआ। ये बताइए पांडे जी, हमने कहीं पढ़ा कि आप पर गोली भी चलाई गई थी, क्या उसके पीछे अतीक अहमद का हाथ था?
गोली चली थी मेरे ऊपर। अब वो गोली किसने चलाई, क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, बिकॉज देयर वाज सो मेनी यू कैन से हमारे अपोनेंट्स वहाँ पर थे। वो जो वहाँ के जेल के ठेकेदार थे वो मेरे अगेंस्ट थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। हमारा स्टाफ भी हमारे कुछ अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि माई सिस्टम ऑफ वर्किंग इज स्लाइटली डिफरेंट, कि हम जल्दी से बाउ डाउन नहीं करते। तो उसी का परिणाम था। अब किसने गोली चला दी, क्योंकि पुलिस भी उसमें, उस समय की जो पुलिस थी, अगर मैं कहता कि इन्होंने गोली चला दी है तो रिजल्ट क्या होना था, कुछ नहीं होना था। पुलिस भी चाहते थे कि आप उसका नाम लिखा दीजिए तो मैं ये कर दूंगा। हमने कहा जब तुमको पता है किसने गोली चलाई तुम कार्रवाई करो। हम क्यों उसमें, अभी एक गोली चली है, मैं जबरदस्ती किसी का नाम लिखा के दुश्मनी उससे कर लूँ तो उससे फायदा क्या होगा। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज मिलता है आप उसको करिए जा करके। तो दैट इज हाउ वो जो है, फिर वो केस जो है वहीं पर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी एंड द केस वाज फिनिश्ड आफ्टर दैट। फिर उसके बाद से अभी तक आई एम स्टिल अलाइव, आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं है। फिर मैं वहां रहा, उसके बाद में मेरा ट्रांसफर भी बाद में वहां से हुआ, आई वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर। मतलब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो फिर चलता रहा। मैं और जेलों पे गया, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं जहां भी रहा हूँ ऐसे ही मैंने काम किया है। क्योंकि जो भी वहाँ के माफिया हैं, जो कि वहाँ के ऐसे लोग रहे हैं, तो उसको जेल रूल्स के अनुसार काम किया है। मुझे कोई और चीज़ का लेन देन करना नहीं आता, मैंने ना किया। मैंने किसी के साथ कोई डीलिंग हो, किसी के साथ कोई इस तरह का इलीगल कोई काम हुआ हो, तो ऐसा जब हुआ नहीं तो आगे होगा क्या। पांडे जी, माफिया अतीक अहमद का जेल में व्यवहार कैसा होता था? अगर आपने एक आइडिया तो दे दिया है हमको कि आपके साथ क्या है, और हमें समझ में आ गया कि वो किस तरीके का व्यवहार था, लेकिन इसके अलावा अगर आप बताना चाहें कि मतलब वो किस तरीके का आतंक है जो दिखता था या दिखाया जाता था। देखिए, जेल में जितने भी माफिया होते हैं जो अतीक वाले लेवल के हैं, क्योंकि उस समय की जो बात अगर कही जाती है, तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कहा गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वहां पे उन्होंने उसको कमर्शियलाइज किया कि उन्होंने कहा हर जिले में जो उत्पादन हो रहा है वो वहां पे उत्पादन होगा। मगर जब पुरानी जो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, वहां पे जो सिस्टम था, इट वाज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो हर जिले में एक माफिया होता था। आप किसी भी जेल पे चले जाइए तो उस जिले का एक माफिया था, उसका जेल पे जो है वर्चस्व होता था। उसी तरह से इन्होंने भी प्रयास किया, मगर जो भी समय इन्होंने हमारे यहाँ बिताया है, जो हमारी इनकी बात हो गई थी, उसके बाद कभी कोई हमको ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि उससे कोई हमारे लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट की, कि हम ये कह सकते हैं उसको जो भी पहले उसका रहा होगा वो हम उसके बारे में नहीं कहते हैं, उसको जो सुविधा मिली क्या हुआ क्या। मगर हमारा जो सिस्टम था, ही वॉज फॉलोइंग द सिस्टम, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कोई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ही क्रिएटेड। हाँ, ये जो टेंशन जरूर रहता है हम लोगों को व्हेन वी आर एज अ सुपरिंटेंडेंट और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द जेल, वी रिमेन टेंस बिकॉज ऑफ दीज पीपल, क्योंकि ये कब क्या कर देंगे ये नहीं बोल सकते। सुशील जी, जब हाई प्रोफाइल कैदी जेल में होते हैं तो राजनीतिक दबाव रहता ही होगा, जैसे कि आपने उसका उल्लेख किया है। हमने कल चैलेंज जी को इंटरव्यू किया, उन्होंने तो बताया ही कि किस तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस था, उन्होंने आरोप लगाया। जब अतीक जेल में था तो क्या आपको ऐसा कोई राजनीतिक दबाव महसूस हुआ? क्या आपके ऊपर ये दबाव डाला गया? क्या कभी किसी नेता ने फोन किया और आप के ऊपर प्रेशर डाला कि आप एग्री करिए जो भी बोला जा रहा है, नहीं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपने पूरे जो है सर्विस पीरियड में आई हैव नेवर सकम टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर। मैंने कभी नहीं माना। जो पॉलिटिकल लोग आते भी थे, अगर उन्होंने कोई बात कही तो मैंने कहा कि जो कुछ होगा अगर नियमों के अंतर्गत होगा, अगर वो नियमों के अंतर्गत है, जो मुझे मेरे दायित्व है मैं उनका निर्वहन करूंगा। ये मैं देखूंगा कि किसी के साथ कोई ऐसी कोई गलत चीज ना हो जो उसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग जानते थे, लोगों को पता था, हर आदमी की एक इमेज बन जाती है। तो उसको मैं भी कह सकता हूँ कि जानने वाले जानते थे कि इनसे कहेंगे भी तो ये सुनेंगे है नहीं, ये करेंगे वही जो इनको समझ में आ रहा है।
और वो ये भी जानते थे कि ये गलत काम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कोई नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी आया हो। चलिए, ये तो एकदम थोड़ी सी डाइवर्जेंट बात आपने की, क्योंकि कल शैलेंद्र जी का ये कहना था कि उनके ऊपर तो इतना राजनीतिक दबाव पड़ा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप नैनी जेल के डीएसपी रहे और डीआईजी के तौर पर आप रिटायर हुए हैं। अतीक और उसके भाई की जिस तरह पुलिस हिरासत में हत्या हुई है, उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पुलिस से इस मामले में लापरवाही हुई है या चूक हुई है? देखिए, जहां तक इसका सवाल है, अगर आप इसको कहते हैं कि वो जो उसको जो मर्डर हुआ है, आई वुड कॉल इट अ मर्डर, तो ऐसे तो हमारे यहाँ दो प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ। हमारे जो पूज्य महात्मा गांधी थे, उनको भी मारा गया, तो क्या वहां सिक्योरिटी नहीं थी? तो ये जो है, ये हमेशा ऐसा होता है। जो इस तरह के लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो जिसको कहते हैं कि दे आर, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ड्रेडेड क्रिमिनल्स। और वो जो है, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्मघाती हमला करने वाले, उनको ये पता है मरना है तो मर जाएंगे। मगर अगर एक मिशन ले लिया है, या उन्होंने, जिसको कहते हैं कि सुपारी किलर है वो, अगर उसने पैसा ले लिया, जो भी उसने किया है, या उसका पर्सनल कोई राइवलरी है, अगर वो चाहता है एंड ही टेक्स अ वाव, अगर वो कसम खा लेता है कि नहीं, मुझको मारना है चाहे कुछ हो जाए, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, तो आप उसका क्या कर लेंगे? वो वहां जाता है, उसको जो है, उसको पुलिस चाहे कितनी भी चीज हो, कैसी भी बात हो, वो जाता है, उसका यही पेशा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको कहें। हाँ, इसको ये जरूर कहेंगे कि इट कैन बी एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट कैन, थोड़ी सी चूक हो सकती है, थोड़ा सा वो हो सकता है। वहां पे सारे मीडिया पर्सनल्स भी थे, तो ये कोई नहीं सोच सकता है कि इतने मीडिया, जहां कैमरा इतने चल रहे हैं, लोग साथ में चल रहे हैं, पुलिस चल रही है, तो somebody will dare to come and kill that person। तो ये कभी सोचा भी नहीं था। ये शायद पहली एक ऐसी घटना है जो गैंगस्टर को इस प्रकार से, इस तरह से मारा गया है, और ओपनली वहां पर, ऐसी जगह पर। अब कहने को तो चूक तो हुई है, देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व एवरीवेयर। तो वहां पे मानवीय चूक हो गई, गलती हो गई, मगर इस गलती को हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा शासन फेल हो गया, ये हो गया, इस तरह की बात नहीं। जी, अतीक एक बड़ा माफिया था, हम सब जानते हैं। उसका अंत भी 3 ऐसे शूटरों ने किया जो बकौल पुलिस कहते हैं कि वो गैंगस्टर के तौर पर नाम कमाना चाहते थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह एक गैंगस्टर को खत्म करने के चक्कर में 3 नए गैंगस्टर्स ने जन्म ले लिया है उत्तर प्रदेश में? और ऐसे तो अपराध कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर इन गैंगस्टर को मारने के लिए और गैंगस्टर, फिर उनके लिए और गैंगस्टर। तो पुलिस की क्या जरूरत है फिर? और पुलिस का इकबाल कहां है उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कानून का राज्य स्थापित किया जा रहा है। यह कैसा राज्य? तो गैंगस्टरों को जन्म हुआ है। जो भी इस प्रकार के लोग हैं, जो इस तरह से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, उनको मन में खुशी होगी कि साहब ये जो है ऐसा, चलो अच्छा हुआ ये। मगर ये सिस्टम पे अगर हम बात करें, अगर हम उसको बहुत गंभीरता से दें, तो और ज्यादा हमको उसके बारे में सजग होना है, अलर्ट होना चाहिए, ताकि ऐसी भी घटना ना हो। इट शुड बी डन, whatever is there, even if he has to be hanged, he should be hanged through the course of law. The law has to take its own course. हम उसको, I cannot take the law in my own hands, and here are the people who took the law in their own hands, and that is why they are accused, they are culprits, and they are criminals। और हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में आ गया तो पुलिस वाला जो है वो कोई, ऐसा तो है नहीं कि वो जो है सुपरमैन है। नहीं, आप देखिए वहां पे वो क्या जानता है? उसको जो चीज की गई है, जो कांस्टेबल है वो बेचारा वहां काम कर रहा है। तो सिस्टम इज वर्किंग। हम ये नहीं कह सकते हैं सिस्टम का फेलियर है। इट इज फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल, फेलियर ऑफ, मे बी आप थोड़ी और जांच होगी, आपको पता लग सकता है कि इंटेलिजेंस की जांच हो सकती है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। हो सकता है इंटेलिजेंस ने इतने इनपुट नहीं गैदर कर पाए वो, कि साहब वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग उनके यहाँ लगे हुए हैं, जैसा कहा जा रहा है वो यहाँ लगे थे, वहां लगे थे,
3 दिन से लगे थे, 5 दिन से लगे थे, इतने दिन से होटल में टिके थे। ये सब इट इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पे क्या चीजें डेवलप हुई, कैसा ये हो गया, लेट अस वेट एंड वॉच। बिल्कुल। एसके पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 अफसर यूपी पुलिस के आप तक हम लेकर के आए, कल शैलेंद्र सिंह और आज एसके पांडे। लेकिन आइए आपको ये बता दें, एक याद दिलाएं। तो आपको याद होगा कि पिछले साल यूपी का चुनाव हुआ था और हम लोग सड़क पर थे, चुनाव कवर कर रहे थे। और जब पहला और दूसरा चरण चुनाव का चल रहा था तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे टीवी चैनलों पर लोग बाकायदा बैठ करके टीवी में देख रहे थे। और क्या देख रहे थे? कर्नाटक में हो रहा हिजाब, हलाल, अजान, ये वाली जो पूरी राजनीति थी, ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंज्यूम की जा रही थी। यानी कि कर्नाटक की उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले साल एंट्री हुई थी। अब कर्नाटक में चुनाव है और मजे की बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव में यूपी की एंट्री हो गई है 2023 में। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा घमासान मचा हुआ है कि लग रहा है जैसे कर्नाटक के हिजाब मामले को उत्तर प्रदेश चुनावों में भुनाया गया था और ठीक उसी तरीके से गैंगस्टर अतीक की हत्या को कर्नाटक चुनावों में भुनाने की तैयारी चल रही है। यानी कि अतीक अहमद की एंट्री कर्नाटक चुनाव में अब हो गई। गैंगस्टर अतीक की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई, लेकिन कनेक्शन कर्नाटका से जुड़ने लगा। खबर फैली कि उमेश पाल के हत्यारों में से एक गुड्डू मुस्लिम कर्नाटका में छुपा है। एसटीएफ ने इस खबर को निराधार बताया तो अब एक नया कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसद और स्टार कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक के रिश्तों पर सवाल उठाए। गैंगस्टर अतीक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, फ्रेंडशिप मारता है। शोभा करंदलाजे ने इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक की तस्वीर जारी की। इन दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पलटवार किया। 2 अहम सवाल उठाए कि 2008 में यूपीए के विश्वास मत के दौरान अतीक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर यूपीए के खिलाफ एनडीए के पक्ष में वोटिंग क्यों की और किसके कहने पर की। और बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल उर्फ नंदी और अतीक के बीच क्या रिश्ता था। Please read this. In 2008, when there was a no confidence motion, शोभा जी जरा बताइए कि 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान अतीक ने यूपीए के नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? his party was voting in favor of UPA, but Atik was favoring BJP. शोभा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भले ही कर्नाटका के हिजाब विवाद ने बीजेपी की मदद की हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में हुई एक गैंगस्टर की हत्या कर्नाटका में ध्रुवीकरण की वजह बन सकता है? कहना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में जब नंदिनी बनाम अमूल का मामला उठा तो आरोप लगे कि नॉर्थ की सोच को साउथ पर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए, ये बात तो हो गई चुनावी गर्मी की, लेकिन अब असली गर्मी की बात कर लेते हैं। देश के कई राज्य पिछले कई दिनों से लू के संकट से जूझ रहे हैं। अगले कई दिन कई राज्यों में हीट वेव के कारण स्कूल, कॉलेज सब बंद किए जा चुके हैं। ऐसा आदेश दिया जा रहा है जगह जगह। इस बढ़ती गर्मी की वजह से मंगलवार को बिजली की मांग भी रिकॉर्ड से करीब पहुंच गई।
यानी कि इसके ऊपर अगर गई तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी। देश में बिजली की अधिकतम मांग यानी कि पीक डिमांड मंगलवार को 215.88 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक के रिकॉर्ड 216 गीगावाट को लगभग छूने वाली है। देश के कुछ राज्यों में बिजली की सप्लाई पूरी न मिल पाने के कारण पावर कट शुरू हो गया है और आपको इस बात का एहसास हो रहा हो। देश के कई हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और लू के संकट के साथ ही बिजली की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार और बुधवार के बीच बिजली की मांग करीब 5 गीगावाट बढ़ गई। 15 अप्रैल को एक समय बिजली की अधिकतम मांग 202.6 गीगावाट पहुंच गई, जबकि 16 अप्रैल को 194.97 गीगावाट तक चली गई। 17 अप्रैल को यह आंकड़ा 210.82 गीगावाट पहुंचा, जबकि 18 अप्रैल को 215.82 गीगावाट जा पहुंचा, यानी रिकॉर्ड 216 गीगावाट के लगभग बराबर। और 19 अप्रैल को यह अधिकतम मांग एक समय 214.92 गीगावाट तक रही। एक अनुमान के मुताबिक इस साल गर्मी के सीजन में बिजली की मांग बढ़कर 229 गीगावाट के स्तर तक पहुंच सकती है। गर्मियां बढ़ने के साथ एक बार फिर देश में बिजली की मांग बहुत बढ़ रही है और 18 अप्रैल को 2,12,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है। आने वाले दिनों में यह 2,22,000 मेगावाट तक बिजली की मांग हो सकती है, जो प्रोजेक्ट किया गया है। इस वर्ष 2,30,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जा सकती है। कई राज्य सरकारें गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग में आई तेजी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में पावर की डिमांड में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिजली की मांग बढ़ने का असर उसकी कीमत पर भी पड़ रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट में पिछले 10 दिनों में बिजली की औसत कीमत 6 रुपए प्रति किलोवाट आवर से बढ़कर 7 रुपए प्रति किलोवाट आवर से अधिक रही है। उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में भी औसत से अधिक तापमान की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और कुछ इलाकों में पावर कट भी रिपोर्ट की गई है। एक तरफ गर्मी से जिंदगी बेहाल है, दूसरी तरफ बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। खबर आ रही है मेघालय से, जहां पे गारो हिल्स में 3 जिलों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्कूल बंद है, मगर बच्चे जो घरों में हैं उनके लिए मुसीबत अभी भी है, क्योंकि घरों में बिजली नहीं है घंटों तक। और दूसरी तरफ त्रिपुरा में गर्मी के मौसम में सरकार प्रबंध करने की कोशिश कर रही है कि बिजली 24 घंटे रहे। North East is going to have less total rain, but it's also going to have a lot more extreme precipitation. नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर कम वर्षा होगी, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। और एक सवाल ये भी है कि ठंड वाले इलाकों में इतनी गर्मी क्यों है। हमारे डाटा बताते हैं कि 2030 तक नॉर्थ ईस्ट में और गर्मी हो सकती है और ये जारी रह सकती है। Lot more like warmer days. So this is a pattern that we anticipate to see, and we think it's going to continue. पिछले एक हफ्ते के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के साथ साथ उत्तर पूर्व में त्रिपुरा और मेघालय में औसत से अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी भारत के राज्यों में लू का संकट 2 दिन और बना रहेगा। जाहिर है आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग और बढ़ सकती है और इसके साथ ही इस मांग से निपटने की चुनौती भी। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बच्चों के बीच सुपर मारियो वीडियो गेम खासा पसंद किया जाता है, और बच्चे क्यों, मैं आज तक खेलता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आजकल कांग्रेस और बीजेपी यही गेम खेल रही है। दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में काका यानी कि भूपेश बघेल
का सुपर मारियो अवतार सामने आया है, यानी कि मध्य प्रदेश के मामा मारियो और छत्तीसगढ़ के काका मारियो। ये मामा का मारियो अवतार है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण, कोरोना को मात, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कुपोषण, बेरोजगारी, संबल योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना के बूते 2023 को फतह करते हैं। रेस में कांग्रेस नेताओं को पछाड़ते दिखते हैं। हफ्ते भर पहले पड़ोसी छत्तीसगढ़ में काका यानी भूपेश बघेल मारियो अवतार में थे। वो भी कर्ज माफी, कोरोना को मात, न्याय योजना, कुपोषण, धान खरीदी जैसी योजनाओं को लेकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को बुलंद करते हैं। दोनों पड़ोसियों के इस खेल को बीजेपी कांग्रेस शब्दों से बखूबी खेल रही है। मुख्यमंत्री जी अब कितने भी मारियो गेम से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करें, अब सारा गेम जनता के हाथ में है। जब परिणाम की तैयारी है तब इस तरह के व्यंग, इस तरह के गेम और इस तरह के भ्रम कोई भी काम आने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह जी सिर्फ कॉपी ही करते हैं, कभी भूपेश बघेल जी की, कभी योगी आदित्यनाथ जी की। चाहने वालों की एक सोच है और चाहने वालों की लोकप्रियता का हिसाब से इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती समय समय पर। लोग अलग अलग अवतार में शिवराज जी को देखते हैं, अब मारियो अवतार में देख रहे हैं और उसके पहले बुलडोजर मामा के रूप में भी देखते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग देखते हैं। अब कांग्रेस के जो नेता है कमलनाथ जी है, वो उनको मारियो भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनके बारे में तो सब जानते हैं कौन से अवतार है वो, तो इसलिए उनका तो पेट दर्द होता है जब जब शिवराज जी के बारे में लाडली बहना भैया लिखती है या लोग उनको चाहते हैं, उनके लिए कुछ बनाते हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है क्योंकि उनके नेता को कोई इस तरह का ना अवतार के रूप में देखता है, ना उनके नेता की इतनी लोकप्रियता है, तो इसलिए उनको तकलीफ होती है। निश्चित तौर पे आज बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस तरह के गेम से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे लोकप्रियता का पैमाना है, फ़र्क पड़ता है इससे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ये चुनावी साल है। विपक्ष जहां सरकार की खामियां गिनाकर उसे घेरने में जुटा हुआ है, तो वहीं सरकार अपनी खूबियों को गिनाकर जनता के दिल में अपना स्थान बरकरार रखने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सुपर मारियो बच्चों में खासा लोकप्रिय है। खेलने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो रहा। बहरहाल सियासत में इन दिनों ये खेल खासा लोकप्रिय है। अब देखना होगा कि क्या इसके बूते काका मारियो या मामा मारियो अपने अपने राज्यों में चुनाव में सफल होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।